हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज मैं आया हूं दिल्ली, लेकिन आपके लिए वीडियो आना जरूरी है तो रिकॉर्ड हो रहा है देवयानी इंटरनेशनल पे। आपको पता है हम इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात करते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन आया है। देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर सबसे ज्यादा पीछे आपको चार्ट दिख रहा होगा। हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर भी, फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो, और कैसे भी करके आपको अपडेट मिल ही जाती है। आज बाहर हूं लेकिन फिर भी आपको अपडेट मिल जाएगी और देवयानी के ऊपर डिस्कशन होगा। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में निसंकोच बिंदास आपको बताना है। साथ में ध्यान रखना है कि आपको किसी भी टाइप से इस वीडियो के डिस्कशन को बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मानना। जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है और एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप चीजों को सीखे समझे और इससे अगर कुछ कमा सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही काम करें और कमाएं। तो अब बात करते हैं देवयानी के चार्ट की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पर कंपनी लिस्ट होती है, उसके बाद टाइम पास होता है, एक ब्रेकआउट, देन स्टॉक ऊपर, देन फिर इन्हीं लेवल्स को एक रेस्पेक्ट मिलती है। आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, इन लेवल्स को रेस्पेक्ट मिलने के बाद फिर से ऊपर जाता है, बट दिस टाइम दैट वाज अ क्लियर फॉल्स ब्रेकआउट। अब वो क्या होता है उसके लिए आपको वेव एनालिसिस में आके सीखना पड़ेगा। और उसके बाद स्टॉक में एक मेजर फॉल आती है। फॉल के बाद अब वापस रिकवरी करके ये इस एक बड़े रेजिस्टेंस को, जो कि अराउंड 200 रुपीज है, मैं लिख देता हूं, इस रेजिस्टेंस को अब जो है देवयानी काटने जा रहा है। तो क्या यहाँ पे कुछ होने वाला है और आप लोगों को क्वेश्चंस भी है तो इसके ऊपर डिस्कशन करना बनता है। लेकिन पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी के लिए ये जो हो रहा है अभी फिलहाल, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है या ऊपर जाना जस्टिफाइड है, फंडामेंटल्स ओके हैं या नहीं है। बहुत से लोगों ने पूछा है, तो पहले फंडामेंटल्स को देखिए। बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो ये फंडामेंटल मैंने आपके सामने लगाए देवयानी के, आप ध्यान से देखिए। मार्केट कैप कंपनी का है 24,000 करोड़ के लगभग। स्टॉक का पी काफी एक्सपेंसिव है, 85 का है, बहुत एक्सपेंसिव पी माना जाएगा। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, दैट इज इंडस्ट्री पी। अगर इंडस्ट्री का पी 84 है तो इसका 85 एक्सपेंसिव हम ज्यादा नहीं कह सकते। हालांकि जनरल पर्सपेक्टिव में वो पी एक्सपेंसिव ही कहा जाता है। आरओसी बहुत अच्छी मानी जाएगी, आरओई बहुत अच्छी मानी जाएगी। बुक वैल्यू कंपनी की काफी कम है, जो कि इस बिजनेस वाली सारी कंपनीज की कम ही है, लेकिन ये कंपनी फिर भी क्यों चलती है वो समझिएगा। आगे चलिए, यहां पे देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी कही जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो खराब कहा जाएगा, मुझे डेट वाली कंपनी अच्छी नहीं लगती, ये खराब पॉइंट है तो खराब ही कहना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ काफी अच्छी मानी जाएगी। ईपीएस बहुत कम है लेकिन ठीक है, कम से कम प्रॉफिट में है। फ्री कैश फ्लो 816 करोड़ का बहुत अच्छा है, और पीजी रेशियो 1.59 का है, जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। बट मार्केट कैप टू सेल्स 8 टाइम्स है, जो कि इस इंडस्ट्री वाली सारी कंपनीज की ऐसी ही है। अब ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा कुछ और दिखाता हूं। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आकर चेक करते हैं कि इसमें और इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है वो समझिए। ये देखिए, ये और इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, उनको समझिए। जुबिलेंट फूड ये भी 87 की पी पे ट्रेड करता है, और यहाँ पर जो देवयानी है उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है, जो कि 85 की पी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, ये 85 की और ये 87। वेस्ट लाइफ फूड जो कि मैकडोनल्ड वाली है, उसका 124, और यहाँ पर सैफायर फूड 38 की पी पे। सबसे सस्ता यही है, उसका भी कुछ कारण है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि देवयानी जो वो करती क्या है। चलिए वो समझाता हूं मैं आपको कि देवयानी करती क्या है। उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे आना है। केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, वेंगो एंड द फूड स्ट्रीट, इन सारे जो रेस्टोरेंट है, क्यूएसआर रेस्टोरेंट है, इनके ओपन करती है वो रेस्टोरेंट इंडिया के अंदर। और ये सारी के सारे जो काम है वो देवयानी के अंदर आते हैं। देखिए पिज्जा हट वगैरह ये सब कुछ देवयानी के अंदर आते हैं। कोस्टा कॉफी, केएफसी, वेंगो, द फूड स्ट्रीट, ये सारे के सारे काम करती है, और इनका बिजनेस कैसा है वो आपको समझना होगा। अब इस कंपनी में इतना पॉजिटिव क्यों है, बहुत से लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उसका रीजन है कि ये पार्ट है आरजे कॉर्पोरेशन का। अब आरजे कॉर्पोरेशन कौन है, वही कंपनी है जिसने वरुण बेवरेजेस का काम किया है, ये वरुण बेवरेज वाली। और वरुण बेवरेज का शेयर ऐसा है जो रुकता ही नहीं है, आपको भी पता होगा। उसके अलावा देखिए ये सारे के सारे आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट जो भी है, इनके जो ब्रांड्स है जिसका ये काम करती है वो सब आ रहे हैं। लेकिन इसके फाइनेंशियल्स को हमें समझना होगा, तो चलिए सबसे पहले फाइनेंशियल्स को देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट को मैंने आपके सामने लगाया, ध्यान से समझिए। सितंबर 2030 के अंदर कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट समझिए कितना था, 230 करोड़ की सेल्स थी सितंबर 2020 के अंदर। और ये सारे डाटा जो है वो कंसोलिडेटेड डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और प्रॉफिट उस टाइम पे कितना था, नेगेटिव था, 67 करोड़ का लॉस था। यहाँ पे 67 करोड़ का लॉस दिखा रही थी कंपनी, ये भी आपको समझना होगा, 67 करोड़ का लॉस था। बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए आज की डेट में सिचुएशन क्या है, 755 करोड़ की सेल्स है, 60 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन सबसे अच्छा प्रॉफिट इसमें कौन सा है, दैट इज 76 करोड़। कब, मार्च 2022, जब सेल्स हुई थी सिर्फ 591 करोड़ की, और ओपीएम देखिए 24% के हाईएस्ट एवर है, जो 2 ही क्वार्टर में मेंटेन हुए हैं कंपनी से। और सेल्स सबसे अच्छी जो कंपनी ने करी है वो करी है दिसंबर 22 में। एक चीज नोट करिए, कंपनी की सेल्स नहीं टूट रही, भले ही प्रॉफिट जो है 76 से एक बार गिर के 60 आ गए, लेकिन सेल्स देखिए बढ़ती जा रही है। इश्यू है खाली मार्जिन में, जो कि कंपनी कभी भी बढ़ा सकती है क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर होती है।
जो कंपनियां ऐसा काम करती है, जिसको पिज्जा हट खाना है वो पिज्जा हट ही जाएगा। तो इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये 500 के पिज्जा को 550 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और लोग पेमेंट भी कर देंगे, उसमें भी वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो इनके पास प्राइसिंग पावर होगी तो ये मार्जिन बढ़ सकते हैं। यही रीजन है कि इस कंपनीज को कुछ मोनोपोली टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हालांकि एग्जैक्ट वो मोनोपोली नहीं है, बट प्राइसिंग पावर मिलने की वजह से इन कंपनीज को वो उस हिसाब की वैल्यूएशन मिलती है कि हाई पी पे भी ये ट्रेड कर पाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि और आगे इसकी क्या हिस्ट्री रही है वो समझिए। पी&एल को समझिए, इसके पी&एल को भी आपको जानना चाहिए। अगर पी&एल को आप देखेंगे पता चलेगा सेल्स मार्च 2016 के अंदर 1000 करोड़ की थी, प्रॉफिट नहीं थे, लॉस थे 130 करोड़ के। रिसेंट में देखिए 263 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, 3000 करोड़ के लगभग की सेल्स। फिर से वही बात है, सेल्स में ग्रोथ नहीं रुक रही है कंपनी की। बीच में एक बार रुकी थी, वो कब रुकी थी, वो मार्च 21 का है। मार्च 21 में क्यों रुकी थी, क्योंकि कोविड था। आप यहां पे देख सकते होंगे कि ये जो सेल्स रुकी है यहाँ पे, ये मार्च 21 की सेल्स रुकी क्योंकि कोविड आया था, तो कंपनी की सेल्स नहीं हुई। उसके बाद में वापस सेल्स बढ़ी और अब देखिए जो 2020 में सेल्स थी वहां से 2x सेल्स है 3 साल के अंदर। प्रॉफिट लॉस में थी कंपनी, वहां से प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, जो कि अच्छा साइन है। हालांकि अभी भी अगर जनरल इंस्टेंस में बात करें तो ये ओवर वैल्यूड कही जाएगी, बट और अगर तरीके से देखा जाए बिजनेस में ग्रोथ तो आ रही है। हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, कोई इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करनी, ना हमें कोई इमोशंस में आके कुछ काम करना है। यहां पर समझिए, आइए इसको देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रोमोटर्स के पास में अभी भी कंपनी की 62% की होल्डिंग है जो प्रोमोटर्स अपने पास रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये 62% की होल्डिंग है। एफआईआईज के पास में लगभग 12% का माल है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार बढ़ा है। ध्यान से देखिए, यहां पर सितंबर 21 में 7% था एफआईआई के पास, डीआईआई के पास 4 और पब्लिक के पास था 24% होल्डिंग। राइट नाउ सिचुएशन क्या है, पब्लिक के पास हो गई है 16% होल्डिंग। तो माल गया किसके पास, माल गया है एफआईआईज के पास, और डीआईआईज भी लगभग 8% की यहाँ पे होल्डिंग अपने पास रखते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि यहाँ पे डीआईआईज, एफआईआईज, प्रोमोटर्स के पास ज्यादा माल है, और जो पब्लिक के पास माल है वो कितना है, सिर्फ 16%, सिर्फ 16% माल है। और ज्यादातर माल 84% किसके पास, बड़े प्लेयर्स के पास है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो हमें नोट करना होगा। आइए कुछ और दिखाता हूं इस कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसका यहां पर आपको पता चलना चाहिए कि पैसा कहां से आता है और कैसे कैसे आता है, वो समझिए थोड़ा सा। तो देखिए इसके ब्रेकअप देखिए स्टोर वाइज, कहां कितने स्टोर्स हैं। न्यू दिल्ली के अंदर कंपनी से जो स्टोर्स हैं वो 18% स्टोर इसकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, और बेंगलोर में इसके 11.9, हैदराबाद में 7, कोलकाता में 5। लगभग ये 4 बड़ी सिटी है जहां से इनकी रेवेन्यू आती है, और बाकी अदर सिटीज से 57% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। अब यहां से आता कैसे कैसे है, कोर ब्रांड बिजनेस, जो कि बड़े बड़े ब्रांड बिजनेस ये करती है, जैसे हमारा पिज्जा हट हो गया या कोस्टा कॉफी हो गया, तो उनसे इस कंपनी की 92% रेवेन्यू, और इंटरनेशनल बिजनेस से 7.5% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ चार्ट पे चलते हैं, क्लियर पिक्चर वहीं समझ आएगी। करना क्या है, लेना है, बेचना है, या जिनके पास होल्ड है उनको क्या करना है, सारी बात करेंगे चार्ट पे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हम आ गए हैं देवयानी के चार्ट पे। चार्ट आपको दिख रहा होगा, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद कैसे कैसे क्या हुआ हमने बात करी। राइट नाउ चार्ट खड़ा है यहाँ पे 200 रुपए के प्राइस के आसपास, और 200 रुपए के प्राइस के आसपास खड़ने के साथ साथ इसको एक चीज और नोटिस करनी होगी कि मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक तैयार खड़ा है। कैसे, वो जरा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये देखिए स्टॉक के लिए ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ से 2 बार ये ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, तीसरी बार इसने ट्राई किया बट वो फॉल्स मूव था। अगेन यहाँ पर भी 2-3 बार रिजेक्शन हो चुके हैं, अब ये वापस इसको अटेम्प्ट करने आए हैं। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से कि कोई चीज ऐसे ऊपर जा रही है और यहां पर वो बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, लेकिन वो नीचे जाके वापस इस लेवल को काटने आ रही है, तो वो उसको काटेगी जरूर, क्योंकि आप एक जगह बार बार हथौड़ा मारो, हथौड़ा नहीं टूटता, वो जगह टूटती है। और ये यहां से इसको ऊपर निकालने के लिए तैयार है। यानी चार्ट बुलिश है, फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं, अभी भी ओवर वैल्यूड है, बट इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि मुंह में पानी आ जाए, बट चार्ट को देख के मुंह में पानी जरूर आ जाएगा एक ट्रेडर के। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे समझिए, ये डेली चार्ट है, इस रेंज को काटने के बाद इसमें मूव दिखता है हमें, और नीचे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा। बट उससे पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं इसको वीकली चार्ट पे। चलिए वीकली चार्ट में आपके सामने लगाता हूं, हैव ए लुक एट वीकली चार्ट। इसको बड़ा कर देते हैं आपके सामने, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये वीकली चार्ट है, और इस पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। अब मैं आपके सामने वो लाइन लगा देता हूं। चलिए यहां पर इस लाइन को मैंने यहां प्लेस किया, ये लाइन है अराउंड 170 रुपीज की। कलर इसको ब्लू दे देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। 170 रुपीज की ये लाइन है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा हमारे
देवयानी इंटरनेशनल का कैसे होगा, अब उसको भी आपको समझना चाहिए कि यहां पर रिसेंट में भी आपको दिखेगा पीछे इन्हीं लेवल से प्राइस रिजेक्शन हो रहे थे और इसके ऊपर सस्टेन कर पाना, जब भी इसके नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इन्हीं प्राइस पे बार बार ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है। यानी आज की डेट में 190 200 की रेंज में हम है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 170 का है और ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ही हम खड़े हैं जो 200 का है। ऊपर निकलते ही इमीडिएट रेजिस्टेंस 215 230 ये रेजिस्टेंस लगते हैं। तो अभी क्या किया जा सकता है, इसमें बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। उससे पहले इसको मंथली चार्ट पे भी देखेंगे। हमें डेली और वीकली पे ट्रेंड बुलिश नजर आ रहे हैं। मंथली चार्ट, अब मेरे को कुछ बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। लुक एट मंथली चार्ट, यहां पर ये आपको क्लियर दिख जाएगा। ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारियां इस स्टॉक में हो रही है। ये देखिए, ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारियां यहां से शुरू हो रही है और ये एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक के लिए रहने वाला है। अब तो आपको कोई भी एक 10th क्लास का बच्चा भी आपको बता सकता है कि हाँ, यहां पर ये स्टॉक ऊपर कैंडल बनाने की अब तैयारियां कर रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे मंथली चार्ट भी बुलिश है। चलते हैं वापस डेली चार्ट पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हर चार्ट पे देखनी चाहिए और वो है हमारा 200 डेज का ईएमए। चलिए मैं आपके सामने लगा देता हूं 200 डेज का ईएमए। यहां पर हमने लगाया ये 200 डेज का ईएमए। इसको देखिए, स्टॉक 200 डेमा के भी ऊपर है, यानी हर तरह से चार्ट बुलिश ही नजर आ रहा है, बीरिश नजर नहीं आ रहा है। तो अब किया क्या जाए उसका कंक्लूजन, पहले अब इन सब चीजों को हाइड कर देते हैं एंड अब बात करते हैं इस चार्ट पे भी किया क्या जा सकता है। चलिए इस चार्ट को यहां लगाता हूं, ध्यान से समझिए। किसी के पास ऊपर से लिया हुआ है, कोई बोले 215 210 का लिया हुआ है, तो मेरे को एक बात बताओ, फंडामेंटल सुधर रहे हैं? बिल्कुल सुधर रहे हैं। और टेक्निकल सुधर रहे हैं? टेक्निकल तो बुलिश हो रहे हैं। तो क्या बेचने में समझदारी है? आई थिंक नो, अब कोई समझदारी नहीं है बेचने में। मैं लिख भी देता हूं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको करना वो है जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहे। हमारी सुन के खाली सीखना है, करना कुछ मत। यहां पर देखिए इस चीज को कि फंडामेंटल्स कंपनी के अभी ओके हो रहे हैं, यानी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन ओके हैं। टेक्निकल कंपनी के एकदम ओके हैं, ये तो सुपर ओके दिख रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट ये नजर आ रहा है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो जिसके पास मानो कहीं से भी पड़ा है, नीचे से पड़ा हो चाहे ऊपर से, बेचने में समझदारी है या ट्रेल करना चाहिए, वो आप डिसाइड करिए। मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड चीज, कोई बोले कि नहीं हमें यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अभी क्या हो सकता है उसको भी समझना होगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे बड़ा सपोर्ट ये है। क्या आप इस पेन को झेल सकते हो कि अगर मानो सडन कुछ स्टॉक में होता है और 170 आ जाए तो आप निकाल पाओगे? अगर ट्रेडर हो तो इस बात का ध्यान रखो, इसके नीचे ट्रेडर्स वीक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। वरना ऊपर की तरफ में ये स्टॉक जैसे ही निकलेगा 215 230 और इवन 250 तक जा सकता है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे इमीडिएटली, 215 230 और 250 प्लस देवयानी इंटरनेशनल दिखाने में कोई मुझे शर्म की बात नहीं लग रही। ये निकल सकता है स्टॉक जिस हिसाब से इसका मोमेंटम है और जिस हिसाब से इसके चार्ट्स बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुल्स इसके ऊपर एक्टिव होंगे और इसके नीचे बुल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। ये हमें माइंड में रखना होगा कि 170 के नीचे बुल्स वीक हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स पॉसिबल है। तो देवयानी वालों के लिए क्लियर बता दिया है कि क्या किया जा सकता है। तीसरी एक कैटेगरी और आती है, हमने बात करी जिनके पास है वो या कोई लेना चाहे वो, लेकिन तीसरी एक कैटेगरी और होती है एसआईपी वालों की। तो एसआईपी वालों को बता दूं कि उनके वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आती है। जब वो एसआईपी की तरफ जा रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 2 से 5 साल का व्यू रख के काम करना होगा और एसआईपी वालों को कोई दिक्कत आती ही नहीं है जनरली ऐसी कंपनियों में। लेकिन कंसिडर करने ना अपने फाइनेंशियल एडवाइस के साथ, हमने सिर्फ बोला है, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है इस कंपनी में दिक्कत आ ही जाए, इसलिए एक बार कंसल्टेंस जरूर कर लेना। लेकिन इस चार्ट को देख के और इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आने वाली है अभी फिलहाल एसआईपी वालों के लिए। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर आपको बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। किसी टाइप का कोई डाउट हो कमेंट में बताइए, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हैं। और ये सारी चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, इन चीजों को चार्ट की नॉलेज के लिए या इन वेव्स को समझने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है वेव एनालिसिस की। वेव एनालिसिस में आओ, वहां पे सीखो, तरीके से चीजों को समझो, 1-to-1 लाइव सीखो 2 महीने, फिर लाइफ टाइम ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहिए। तो वहां क्लियर आपको पता चलेगा कि कौन सी वेव कैसे लग रही है, कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, किस वेव से टारगेट कैसे डिसाइड होंगे, वो आपको उधर पता चल जाएगा। और अगर सिर्फ चार्ट से ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जहां पे मैं प्रीमियम चार्ट डालता हूं, तो उसके लिए अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़ीरोधा एंजल अपस्टॉक्स या अलाइस ब्लू अकाउंट खुलाकर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन कोई भी इंक्वायरी करनी हो, डिस्क्रिप्शन नंबर है, वेव एनालिसिस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं।